सुकृति को घर से गायब जानकर सिद्धार्थ के होश फाख्ता हो चुके थे। वो समझ चुका था कि सुकृति गलतफहमी का शिकार होकर घर छोड़कर जा चुकी है। अगर वो सुकृति की जगह होता तो वो भी वही करता। इसलिए वो सुकृति को इस चीज का दोषी ना मानकर खुद को दोष दे रहा था। सिद्धार्थ अकेले ही बिसलपुर बस स्टैंड की तरफ बढ़ चला था। अभी वो कुछ ही दूर आगे गया था कि तभी उसे सामने से बाइक पर अभिमन्यु आते हुए दिखाई पड़े, जो किसी काम से बाहर गए थे। और जब उन्हें वेदिका के थ्रू ये जानकारी मिली कि सुकृति घर से गायब है और सिद्धार्थ उसे ढूंढ रहा है, तो वो अपना काम छोड़कर झट से घर की ओर निकल पड़े थे। अभिमन्यु को आता देखकर सिद्धार्थ थोड़ा सा घबरा गया था। अगर सुकृति किसी और वजह से घर छोड़कर जाती तो वो बता भी सकता था कि क्यों गई है। आखिर वो अभिमन्यु के सामने उसकी भतीजी कृतिका के बारे में कैसे बोलता कि कृतिका ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है। क्या हुआ सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो और सुकृति कहाँ है? अभिमन्यु ने बाइक रोकते हुए सिद्धार्थ से सवाल किया। जब अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से सीधा सुकृति के बारे में सवाल किया तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि शायद सुकृति के गायब होने की बात अभिमन्यु तक पहुंच चुकी है। इसलिए सिद्धार्थ ने ज्यादा नाटक ना करते हुए कहा, पता नहीं, मेरी और उसकी हल्की सी नोकझोंक हो गई थी और उसके बाद घर छोड़कर ही चली गई। फोन भी नहीं है उसके पास कि मैं फोन कर लूं। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को जानकारी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, होगी यहीं कहीं आसपास, आ जाएगी, चलो घर चलो, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से कहा। अभिमन्यु को लग रहा था कि सुकृति ऐसे ही नाराज होकर चली गई होगी। उसे ये नहीं पता था कि उन दोनों के बीच अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। नहीं अंकल, मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा है, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा। सिद्धार्थ के इतना परेशान होकर बोलने की वजह से अभिमन्यु ने उसके ऊपर ज्यादा दबाव डालना उचित नहीं समझा और बाइक के पीछे टंगा दूसरा हेलमेट निकालकर सिद्धार्थ को दिया और बोला, हेलमेट लगा लो और पीछे बैठ जाओ, चलो ढूंढते हैं। वो अभी बस अड्डे से आगे नहीं गई होगी। सिद्धार्थ ने हेलमेट लगा लिया था और फिर झट से उसके पीछे बैठ गया था। सिद्धार्थ के बैठने के बाद अभिमन्यु ने बाइक स्टार्ट कर दी थी और उसे साथ लेकर वहां से निकल गया था। इधर अभिमन्यु सुकृति को ढूंढ रहा था और उधर सुकृति उस शेयरिंग टैक्सी में बैठकर अभी कहीं जा रही थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और उसके साथ साथ उसके चेहरे पर सिद्धार्थ को कृतिका के साथ देखने का दुख पसरा हुआ था। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था सिद्धार्थ, लेकिन तुमने मेरे साथ ये किया, मुझे तुमसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सुकृति अपने मन में सोचते हुए बोली और आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों पर लुढ़कते हुए चले गए थे। टैक्सी चाहे जहां की हो, गाने टैक्सी वाले बहुत दर्द भरे ही चलाते हैं। हालांकि सुकृति इससे पहले कभी शेयरिंग टैक्सी में बैठी नहीं थी, लेकिन कभी भी घूमने जाते वक्त या ईटानगर की सड़कों पर वो किसी टैक्सी वाले को दर्द भरा गाना बजाते देखती तो वो बहुत हंसती थी। लेकिन आज वो गाने को फील कर पा रही थी। उसे गाने की हर लाइन अपनी जिंदगी की लाइन लग रही थी। वो घूम रहे हैं खुशी खुशी, हम पैबंद लगाकर दिल सिलते, की थी मोहब्बत दोनों ने, पर हमने थोड़ा ज्यादा कर ली। गाने के बीच आई इन लाइनों ने सुकृति को झकझोर सा दिया था। जब सुकृति सिद्धार्थ को याद करके रो रही थी, उस वक्त उसके सामने बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी बहुत गौर से देख रहा था। क्या हुआ बिटिया, कोई तकलीफ है, कोई गुजर गया है क्या? बूढ़े आदमी ने सुकृति से सवाल किया। नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है, आंखों में थोड़ा सा कचरा चला गया था, सुकृति ने जवाब दिया और उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। शायद सुकृति अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। आंखों में गए कचरे को समय से निकाल देना चाहिए बेटा, वरना वो अंधे होने का कारण बन जाता है, उस बूढ़े आदमी ने सुकृति को जवाब दिया और फिर टैक्सी के साइड में सिर टिकाकर बैठ गया था। सुकृति ने उस बूढ़े आदमी की बातों में छुपी हुई डीप मीनिंग को बहुत आसानी से पकड़ लिया था। वही करने जा रहे हूं बाबा, सुकृति ने जवाब दिया और उसके बाद सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई थी। उस बूढ़े आदमी से बात कर लेने के बाद सुकृति को थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगा था। आगे आगे सुकृति की टैक्सी जा रही थी और उसके पीछे पीछे वो बाइक चल रही थी। बाइक वाला अभी भी सुकृति का पीछा कर रहा था। उसने अपने हेलमेट के बीच में फोन दबाया हुआ था और वो फोन पर किसी से बात किए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुकृति की लोकेशन किसी को बता रहा हो।
इधर सुकृति किसी अनजान जगह पर जा रही थी और उधर सिद्धार्थ परेशान होकर उसे ढूंढ रहा था। और वहां जापान में हराकुआ शिंजो के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था और वो कमरे के अंदर गए शिंजो के बाहर आने का वेट कर रहा था। शिंजो कमरे के अंदर बैठा हुआ था। जब उसे ये सूचना मिली थी कि चेयरमैन जिनपिंग ने उसे बुलाया है, तब से उसे अपने ऊपर हुए अतीत के जुल्म याद आ रहे थे जो चेयरमैन जिनपिंग ने किए थे। चेयरमैन जिनपिंग शिंजो के रिश्ते के चाचा थे और एक बिजनेस डिस्प्यूट में दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से शिंजो और जिनपिंग के बीच ऐसी दुश्मनी हो गई थी कि शिंजो को चाइना छोड़कर भागना ही पड़ा था। एक तरफ शिंजो का दिमाग कह रहा था कि उसे चेयरमैन जिनपिंग के बुलावे पर चाइना जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ उसका दिल जाने से मना कर रहा था। इसलिए वो अंदर बैठा इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ था कि वो जिनपिंग से मिलने जाए या नहीं। जब शिंजो काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो हराकुआ खुद अंदर आ गया था और शिंजो को अभी नॉर्मल कपड़े में ही बैठा देखकर उसने शिंजो से सवाल किया, क्या हुआ, जाना है या नहीं? हराकुआ की आवाज सुनकर ख्यालों की दुनिया में गोते लगा रहा शिंजो वर्तमान में आ गया था। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? शिंजो ने सवाल किया। वो ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि उसने हराकुआ की बात ही नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जाना है या नहीं? हराकुआ ने सवाल दोहराते हुए कहा। तुम्हें क्या लग रहा है हराकुआ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं? शिंजो ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए कहा, मुझे लगता नहीं है, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जाना चाहिए। चेयरमैन जिनपिंग ने जरूर आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। हराकुआ ने जवाब देते हुए शिंजो के कंधे पे हाथ रख दिया था। एक बात बताओ हराकुआ, तुम मेरे दोस्त हो या जिनपिंग के चमचे जो उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था और मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। उसे जरूर मुझ में अपना कोई फायदा नजर आ रहा होगा, इसलिए वो आज मुझे अपने पास बुला रहा है। शिंजो ने एक ही सांस में ये सारी बात कह डाली थी। शिंजो का गुस्सा देखकर हराकुआ एकदम से घबरा गया था। उसे शिंजो से बात करते वक्त उसकी आंखों से एक लाल रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई पड़ रही थी। ये लाल रंग की रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कृतिका से बात करते वक्त सिद्धार्थ की आंखों से निकली थी। इन दोनों में फर्क बस इतने का था कि सिद्धार्थ के पास पारद होने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी लाल थी और शिंजो की आंखों से निकली रोशनी थोड़ी हल्की थी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था शिंजो। मेरे कहने का मतलब है, हो सकता है कि चेयरमैन जिनपिंग के ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो और उन्हें अपराध बोध हो गया हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए वो माफी मांगने के लिए बुला रहे हो। हराकुआ ने सफाई देते हुए कहा। उसकी सफाई सुनकर शिंजो का गुस्सा हराकुआ के ऊपर थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर जिनपिंग ने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसे तो मैं मारूंगा ही, उसके साथ साथ मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा। इतना कहते हुए शिंजो कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में चला गया था। उसके जाने के बाद हराकुआ ने अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, वो आ रहा है। और उसके बाद वो मैसेज चेयरमैन के नाम से सेव नंबर पर सेंड कर दिया था और वो मैसेज सीन होने के बाद उधर से ओके लिखकर आ गया था और उसके साथ साथ उसके अकाउंट में 1 करोड़ जापानी येन क्रेडिट होने का मैसेज भी आ गया था। उस मैसेज को देखने के बाद हराकुआ के चेहरे पर एक स्माइल बिखरती चली गई थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो जिनपिंग के साथ मिलकर शिंजो को फंसाना चाह रहा था। अब वो शिंजो को क्यों फंसाना चाह रहा था? क्या इसके पीछे कोई खास कारण छुपा हुआ था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ अभिमन्यु के साथ सुकृति को ढूंढ रहा था। सुकृति एक टैक्सी में बैठकर अनजान जगह पर जा रही थी, जहां पर एक बाइक के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। इधर हराकुआ अपनी चाल से शिंजो को साथ ले जाने में कामयाब हो गया था। ये 3 घटनाएं एक साथ हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ घटनाएं और भी घट रही थी जिसका सिद्धार्थ के साथ सीधा संबंध था। चाहे वो रणधीर टिया का, अमन रिया का और युवराज रुद्रदेव का सिद्धार्थ को ढूंढना हो या फिर मिराग पर स्थित इंद्रनगर में महान माँ और श्रीमंत के द्वारा आवृत को तैयार किए जाने का जायजा लिया जाना हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी और आगे चलकर ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाली थी। लेकिन उनमें से मुख्य घटना इंद्रनगर में घट रही थी, जहां पर आवृत नामक खतरनाक हथियार तैयार किए जाने की बात चल रही थी, जो पृथ्वी पर लाखों मौतों का कारण बनने जा रहा था। आवृत को तैयार करने की प्रक्रिया
शुरू हुई कि नहीं श्रीमंत? महान मां ने श्रीमंत से सवाल करते हुए कहा। आज रात में अखंडा कुलदेवी को बलि देकर आवृत बनाने की शुरुआत करने जा रहा है महान मां। श्रीमंत ने महान मां को जवाब देते हुए कहा, अगर आज से आवृत बनना शुरू हुआ तो इसे तैयार होने में कितने दिन लगेंगे श्रीमंत? महान मां ने अगला सवाल किया। 3 हफ्ते महान मां, श्रीमंत ने जवाब दिया। 3 हफ्ते, ये तो बहुत ज्यादा है श्रीमंत। अगर युवराज रुद्रदेव ने राज्य रक्षक को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। महान मां ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, अखंडा चाहे जितना जल्दी कर ले महान मां, जब तक आवृत पककर तैयार नहीं होगा उसका इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। श्रीमंत ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर महान मां थोड़ा सोच में पड़ गई थी और उन्होंने आवृत के विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उन्हें आवृत के ऊपर भरोसा नहीं था, वो बस युवराज रुद्रदेव और राज्य रक्षक को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उधर महान मां आवृत के बारे में सोच रही थी और इधर दूसरी तरफ सुकृति टैक्सी से उतर चुकी थी और पैदल ही कहीं जा रही थी। उसने न तो अपने हाथों में बैग लिया हुआ था और न ही उसके पास और कोई सामान था। सुकृति के पैदल ही वहां से निकलने के बाद वो बाइक वाला भी टैक्सी स्टैंड के पास पहुंच चुका था और उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ानी शुरू कर दी थी। तभी उसे वो टैक्सी दिखाई पड़ी जिसमें सुकृति बैठकर आई थी। वो भागकर उस टैक्सी वाले के पास पहुंचा और बोला, अभी तुम्हारी टैक्सी से एक लड़की उतरी है, वो किधर गई? उस आदमी के सवाल पूछने के बाद टैक्सी वाले ने हाथों से उस तरफ इशारा कर दिया था जिधर सुकृति गई हुई थी। टैक्सी वाले का इशारा पाकर वो आदमी उधर ही भाग गया था। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे सुकृति जाती हुई दिखाई दे गई थी और उसने पैदल ही सुकृति का पीछा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे सुकृति के करीब जाने लगा था। वो बाइक वाला आदमी सुकृति के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने सुकृति को आवाज दी और उस आवाज को सुनकर जब सुकृति का पीछा करने वाला आदमी पीछे पलटा तो डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर कौन था सुकृति को आवाज देने वाला और क्या है सुकृति का पीछा करने वाले आदमी का उद्देश्य? क्या है जिनपिंग का शिंजो को लेकर प्लान? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।